हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन ऑनलाइन। हम लोग नया अध्याय अपना अध्याय नंबर 3 चालू कर चुके थे, जिसमें हमने पहले लेक्चर में जो पहली कक्षा थी हमारी, उसके अंदर मानव जनन की जो आधारभूत बातें थी, जो उसका सामान्य परिचय था और उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक जो हमें टर्मिनोलॉजी सीखनी थी वो हम लोगों ने कर लिया था। आज हमें उसके आगे की चीज करनी है और यहाँ से असल में जो सभी चीजें मानव जनन के अंदर आती हैं वो विस्तृत रूप से हमें पढ़ना है। कल वाली क्लास में हमने कर लिया था कि जो मानव है, मानव के अंदर लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है और एक नर व एक मादा, मानव के अंदर एक नर व एक मादा दोनों की आवश्यकता होती है प्रजनन के लिए। हमने जो जरूरी बातें थी, एक ओवर का ऊपर का एक ओवरव्यू बोल सकते हैं, हमने कल वाली क्लास में कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे नर जननांग के बारे में कि नर जननांग की संरचना कैसी होती है, कहाँ होती है और क्या क्या बातें नर जननांग के बारे में जो ज़रूरी बातें हैं वो हम लोग सीखेंगे आज की क्लास में। तो चलो बच्चों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं नर जननांग के बारे में। नर जननांग। जब भी हम अध्ययन शुरू करते हैं, जब भी हम पढ़ाई शुरू करते हैं जननांगों की, हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है, और ये जो कहानी मैं सिखा रहा हूं ये कहानी यहां से शुरू होगी और आगे मादा जननांग के अंदर भी चलेगी। जब भी हम बच्चों बात करते हैं जननांगों की, जननांगों को हमेशा दो हिस्से में पढ़ा जाता है, जहां पे जननांगों में से एक संरचना को हम बोलते हैं नर जननांग, प्राथमिक जननांग, और बाकी वो संरचनाएं जो वहां पे जनन में मदद कर रही होती हैं उन संरचनाओं को हम बोलते हैं द्वितीयक या सहायक संरचनाएं। स्पष्ट है बच्चे? तो हम नर जननांग के का अध्ययन करें या मादा जननांग का अध्ययन करें, वहां पे एक होगा प्राथमिक या मुख्य जननांग और बहुत सारे होंगे उसके सहायक जननांग। यह सीधी सी बात है। जब मैं बात करता हूं नर जननांग की, तो नर जननांग का जो मुख्य भाग है, जो प्राथमिक जननांग है, वो होता है वृषण। और वृषण पाया जाता है वृषण कोष के अंदर। वृषण कहाँ पाया जाता है बच्चे? वृषण कोष के अंदर। और वृषण कोष के अंदर वृषण के अंदर ही जो वृषण कोष में स्थित है, वहां पे ही युग्मक जनन होता है, शुक्र जनन होता है, और नर युग्मक यानी शुक्राणु का बनना वृषण के अंदर होता है। वृषण और जो जननांग जो जननांग का वो हिस्सा जो इस शुक्राणु को मादा के शरीर में डालता है, जिसके हेल्प से हम इस शुक्राणुओं को मादा के शरीर में विमोचित करते हैं, वो दोनों संरचनाएं बहुत अलग अलग हैं। इसलिए स्पष्ट रूप से जननांग के उस हिस्से तक जहां से विमोचन करना है और उस हिस्से से जहां पे ये शुक्राणु बने हैं, इनके बीच में नलिकाएं पाई जाती हैं और वो नलिकाओं को हम बोलते हैं सहायक या द्वितीयक जननांग। तो आइए एक बार पहले नाम देखते हैं कि अगर मैं नर जननांग का अध्ययन कर रहा हूं तो नर जननांग को हम दो हिस्सों में बांट के पढ़ सकते हैं। एक हो गया नर जननांग के भीतर की वो संरचना मुख्य या प्राथमिक जननांग। एक क्या हो गया? मुख्य या प्राथमिक जननांग। और दूसरा हो गया द्वितीयक जननांग। एक हो गया प्राथमिक और एक हो गया द्वितीयक। सबसे पहले हमें यह सीखना पड़ता है, मैंने क्या बोला, ये नर व मादा दोनों के अंदर चलेगा, दोनों के अंदर प्राथमिक व द्वितीयक जननांग पाए जाएंगे। वो जननांग प्राथमिक किसे बोलेंगे, किस बेस पे आपने किसी को प्राथमिक बोला, ये चीज बड़ी जरूरी है। नर या मादा दोनों के लिए, दोनों के शरीर में जननांग का वो हिस्सा जहां पे युग्मक जनन होता है, और आप लोगों ने सुन रखा है, आप लोगों ने पहले अध्याय में पढ़ा था कि किसी भी
सजीव के जीवन काल को जब हम देखते हैं तो उसके जीवन काल को हम कितने हिस्सों में बांट सकते हैं? उसके जीवन काल को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक वो हिस्सा जब वो पैदा होता है और पैदा होने से लेके उसके अंदर जननी क्रियाएं शुरू होना, प्रजनन की अवस्था की शुरुआत होने के बीच का समय, जिसे आप किशोरावस्था बोलते थे। याद आ रहा है? जिसे आप क्या बोलते थे? किशोरावस्था बोलते थे। जो तो प्राथमिक जननांग क्या है? जो किशोरा अवस्था खत्म होने के बाद जब जनन अवस्था शुरू होती है, तो जनन अवस्था में शरीर के जिस अंग के भीतर, शरीर के जिस अंग के भीतर जनन अवस्था के बाद वहाँ पे युग्मक जनन और जो जनन हार्मोन हैं उनका श्रावण होता है, उन्हें हम बोल देते हैं प्राथमिक जननांग। तो प्राथमिक जननांग क्या हुआ? जननांग का वह भाग जहां युग्मक जनन, जो यहाँ पे क्या है, नर के अंदर युग्मक कौन सा बनता है? शुक्राणु बनते हैं। तो इस प्रक्रिया को आप क्या बोल देते हैं? शुक्र जनन। जननांग का वह भाग जहाँ पे युग्मक जनन या शुक्र जनन होता है तथा जनन हार्मोन का श्रावण होता है, युग्मक जनन होता है, शुक्र जनन होता है और जनन हार्मोन का श्रावण होता है, प्राथमिक जननांग कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राथमिक जननांग कहलाता है। ये आपको याद रखना है कि आप कभी भी प्राथमिक या प्राइमरी किसको बोलेंगे, कौन मुख्य हिस्सा है। जहां पे भी हार्मोन का श्रावण हो रहा हो और जहां पे युग्मक जनन हो रहा हो, वो क्या कहलाता है? वो प्राथमिक जननांग कहलाता है। यहाँ पे हम जो प्राथमिक जननांग मानते हैं मानव के अंदर, वो होता है वृषण। वो क्या होता है बच्चे? वृषण होता है। द्वितीयक जननांग में देखते हैं तो बहुत सारी संरचनाएं, जैसे जालिकावत वृषण, शुक्र वाहिनियां, अधिवृषण, शुक्रवाहिनियां, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शिशन। ये हिस्से जो हैं वो कहलाते हैं द्वितीयक जननांग। द्वितीयक जननांग किसे बोलेंगे? जो नर के लिए जो शुक्राणु को मादा जननांग में विमोचित करने में सहायता जो क्या करते हैं? जो शुक्राणुओं को मादा जननांग के अंदर विमोचित करने में सहायता करते हैं, उन्हें क्या बोल देते हैं? द्वितीयक। जिसमें क्या क्या हो जाएगा? वृषण, शुक्रवाहिनियां, अधिवृषण, शुक्रवाहिका और शिशन। इनके साथ साथ कुछ सहायक ग्रंथियां भी होंगी। यहाँ पे इनके साथ साथ कुछ ग्रंथियां भी होती हैं,
अब आप समझिए, मेरी मेन बात समझिए। जब भी हम शुरू कर रहे हैं पढ़ना, जब भी हम शुरू कर रहे हैं समझना नर जननांग के बारे में, दो हिस्सों में बांट दिया आपने। एक को बोल दिया प्राथमिक या मुख्य जननांग, दूसरे को बोल दिया द्वितीयक या सहायक जननांग। यस और नो? अब बच्चे एक बात सुनिए कि ये जरूरत पड़ी क्यों। जब भी हम नर जननांग की संरचना को देखते हैं तो नर जननांग का जो मुख्य हिस्सा है, नर जननांग का जो मुख्य हिस्सा है, जो मेन भाग है, वो भाग कहाँ पाया जाता है, जरा इसके बारे में एक बार सोचिए। नर जननांग का जो सबसे मुख्य हिस्सा है, मुख्य भाग है, वो मुख्य भाग पाया जाता है कहाँ पर? वो पाया जाता है मानव की अगर शरीर की बात करें तो उसके श्रोणि मेखला के ऊपर, उसके पेल्विक गर्डिल के ऊपर, जो उसके उदर है, जो उदर का निचला हिस्सा है, पेट का निचला हिस्सा, उस निचले उदरी भाग से भी बाहर की तरफ एक पैकेट निकला होता है, एक पाउच निकला होता है। समझिए, अगर ये मैं बोल रहा हूं कि ये एक मानव का ये उदर है, पेट है, ये उदर का, ये हो गया, ये उदर है तो ये क्या हो गया? उसका निचला उदर हो गया, पेट का नीचे का हिस्सा। ये क्या हो गया बच्चे? निचला उदर, पेट का नीचे का हिस्सा। यहां पे एक पाउच जैसी संरचना पाई जाती है, ध्यान दीजिए। इसके पेट के निचले हिस्से पे, श्रोणि मेखला के ऊपर, यहाँ पे एक पाउच जैसी रचना पाई जाती है, ऐसी। ये रचना कहलाती है वृषणकोश। ये रचना क्या कहलाती है? वृषणकोश। इस वृषणकोश के भीतर वृषण पाया जाता है, यहां पर। इस वृषणकोश के भीतर एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। स्पष्ट है? जरा देखिए, हम प्राथमिक जननांग की जब बात कर रहे हैं, वृषण जो हमारा क्या है, अभी हमने पढ़ा भी, वृषण क्या है हमारा? प्राथमिक जननांग। तो सबसे पहले इसके पोजीशन की बात करें, सबसे पहले इसके पोजीशन की बात करें, थोड़ी इसकी कहानी सुनी। क्या बोल रहे हैं? वृषण मानव उदर के निचले हिस्से में श्रोणि मेखला के पास वृषणकोश में पाया जाता है। कहां पाया जाता है बच्चे? वृषणकोश में पाया जाता है, इस जगह पे वृषणकोश। वृषणकोश में पाया जाता है, इससे क्या बोल रहे हैं हम लोग? वृषणकोश। वृषण सामान्यतया एक जोड़ी वृषण सामान्यतः एक जोड़ी की संख्या में होते हैं। इंसान के अंदर कितनी? एक जोड़ी की संख्या में होते हैं।
समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात। सवाल यह है कि यार मानव के अंदर जो वृषण है वो शरीर के बाहर एक अलग थैले में क्यों पाया जा रहा है? अलग थैला कौन है? वृषण कोश। क्या रीजन है? क्योंकि हमें पता है ये प्राथमिक जननांग है और यहाँ पे क्या बनने हैं? यहाँ पे बनने हैं शुक्राणु। क्या बनने बच्चे? शुक्राणु। तो जरा सोचिएगा और समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात ये सवाल आता है। वृषण वृषण कोश में शरीर के बाहर एक थैलीनुमा संरचना में है। वृषण कहाँ है? शरीर के बाहर एक थैलीनुमा संरचना में है। यस और नो? यहां से शरीर के बाहर एक थैलीनुमा संरचना है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? वृषण कोश बोल रहे हैं। वृषण कोश में शरीर से बाहर एक थैलीनुमा संरचना में है। वृषण को शुक्र जनन के लिए सामान्य शारीरिक तापमान से ढाई से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। जो वृषण कोश द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। यह है मेन बात कि ये शरीर से बाहर क्यों है? क्योंकि वृषण के अंदर यहां पे शुक्र जनन होना है और शुक्राणुओं के बनने के लिए, शुक्र जनन के लिए हमेशा जो तापमान है वो शारीरिक तापमान से क्या होना चाहिए? सामान्य शारीरिक तापमान से 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। क्या बोला मैंने? शारीरिक तापमान से 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। मतलब अगर हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहता है तो यहाँ का तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे क्या होगा? शुक्र जनन होगा। और ये सुनिश्चित कैसे किया जाता है कि ये तापमान हमेशा 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस शरीर से क्या रहे? कम रहे। ये सुनिश्चित किया जाता है वृषण कोश के द्वारा।